बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए सभी मेथड से हम लोग जाने थे, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसी तरह से हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है कमेंट करके बताइए। जिस दिन आप अगले चैप्टर या अगले क्लास का वीडियो देखने आते हैं, उसके पहले आप ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके आएँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और सही तरीके से समझ में आएगा। एक बच्चा कर रहा है कमेंट, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, बार बार उसको देखें, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ये भी मकसद होगा, या आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो जिस टाइम में आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम में आप बहुत मेहनत के साथ नहीं पढ़े होंगे, जिसके चलते आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया होगा। आप दोबारा वीडियो देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, क्योंकि इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट देते हुए हम चल रहे हैं। सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। बेसिक से बेसिक चीज़ हम उठा रहे हैं। थीटा क्या होता है, 90 डिग्री, ये वो, दिस डेट, फलना ठिकाना, सब चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं। ओके, तो आप निश्चिंत रहें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो बताएं कि पिछले लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट करें। चलिए, बहुत सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जैसे कि सोनू, प्रिया, राघव, अमरेंद्र, सकेंदर, ऋषभ, ये सब जितने भी कमेंट आ रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें। और जो भी हम चैप्टर या जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें और उसका खंडन करें, जिससे कि आपको पता चले कि हम कितने पानी में हैं और कितने हमको नॉलेज गेन हो रहा है इस वीडियो देखने के बाद। चलिए इन सारी बातों को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके, तो ये जो हम पहला जो आज का कॉन्सेप्ट लिए हैं वो है, ये है समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण है ये, और यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है रे, एक रे या दो रे, मतलब ये दोनों रे आपस में पैरेलल है। ओके, पैरेलल है तो ये तो कहीं मैच नहीं करेगा। इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट भी है, जो इस दर्पण से टकराने के बाद जो लाइट जा रही है, वो भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टकराएगा नहीं, एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेन का पटरी। आप देखे होंगे इस टाइप से जाएगा, ट्रेन का पटरी है, इस टाइप से आपस में पैरेलल रहता, उस पर आप बीच में खड़ा होकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं जाकर ये मैच कर रहा है, कहीं जाकर ये मैच कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये मैच नहीं करता है, लेकिन आपको प्रतीत होगा ऐसा कि ये मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये और ये लाइन जाकर मैच करेगा कहाँ पे? तो इन्फिनिटी पे, मतलब अनंत पे ये जाकर मैच कर सकता है। उसी तरह से हम लोग इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक से आप देखें, पहला पॉइंट, इसी से हम रिलेट करेंगे। पहले पॉइंट आप देखिए, लिखिएगा बाद में। ओके,
सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको समझाएंगे क्या है इसमें। अभी तो आपको कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होगा, आप देखिए ध्यानपूर्वक से, उसके बाद फिर हम फिर चर्चा करेंगे। ओके, आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। फोकस ऑफ प्लेन मिरर focus of plane mirror is at infinity. इन्फिनिटी हिंदी वाले लोग को ध्यान रहे कि सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी में लिखेंगे। आप घबराए नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट दोनों साथ में चलते जा रहे हैं। ओके, तो हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। अनंत पर होता है, ये तो समझ में आ गया हो, क्योंकि हम रेल का पटरी के बारे में उसी का चर्चा हम कर दिए, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। चलिए अगला पॉइंट क्लियर कीजिए। अगला पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण का फोकस लेंथ इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण का फोकल लेंथ या लंबाई कह सकते हैं, लेंथ इन्फिनिटी होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे therefore the focal length of plane mirror is infinity। ओके, अब देखिए इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे कि फोकल जो भी लेंथ है कौन सा होगा, ये जो है यही होगा फोकल लेंथ। तो ये आपको मैच करता हुआ प्रतीत कहाँ पे हो रहा है, ये मैच करता हुआ प्रतीत हो रहा है कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे। तो इसका लेंथ क्या होगा, यही लेंथ हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से लेंथ चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, मतलब यही होगा आपका लेंथ। ओके, और जो अनंत पे मिल रहा है उसी को तो बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल रहा है। ओके, ये ध्यान रहे आपको। चलिए अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जैसे आप देखिए हमको फोकल लेंथ निकल गया, फोकल कहाँ पे बन रहा है, टच कर रहा है, वो जान लिए। अब अगला है पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो होता है, मीन्स समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो मीन्स समतल
समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। शून्य होती है, ये याद रखिएगा। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, मीन्स समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम आपको लिखा देते हैं कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स इसी से आपको पता चल रहा है कि रेडियस मीन्स किसी का रेडियस मीन्स सर्किल का रेडियस होगा। ओके, तो सबसे पहला चीज कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें किसका पढ़ेंगे, सर्किल का तो पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, इसमें पूरा चर्चा हो रहा है, इसलिए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है हमारा इससे सर्किल। अब देखिए ये जो है रेडियस है। अब देखिए इस पे दो पॉइंट लीजिए, यहाँ पॉइंट लीजिए, यहाँ पॉइंट लीजिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यही हो जाएगा। फिर यहाँ एक पॉइंट लीजिए, यहाँ एक पॉइंट लीजिए, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यही हो। मतलब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। जैसे ये सी मान लीजिए, इस आर मान लीजिए। उसी टाइप से हम लोग एक सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इतना बड़ा एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ले लिए, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर इसको इधर साइड बढ़ाएंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर इस लाइन को इधर भी आप बढ़ा सकते हैं। इसी टाइप से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो उसी तरह से तो ये चीज़ है, स्ट्रेट लाइन की तरह तो ये रहता है प्लेन मिरर, इसका तो कोई अंत नहीं होता। तो इसलिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा तो आप इसको पढ़कर याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। इसका हिंदी वाले स्टूडेंट अभी पूछ रहे थे कमेंट करके, इसका लिख लीजिए आप। इसका हिंदी होता है वक्रता त्रिज्या। थोड़ा बहुत आप हिंदी अपने से भी लिख सकते हैं। हम बोलते हैं पूरे के पूरे हिंदी में ही,
आपको वहाँ से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको लिखा ही देंगे। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग, ओके, उपयोग इधर लिखा हुआ है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। चलिए, अब इसका जो हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं, किस में करते हैं? सभी के घरों में होता है, मीन्स बाथरूम में। बाथरूम में होता है, ओके, बाथरूम में हम लोग करते हैं। फिर सेकेंड नंबर में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सेकेंड नंबर यहाँ लिख रहे हैं कि पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप। अब देखिए, बाथरूम का हिंदी तो नहीं लिख सकते क्योंकि आप लोग इससे सहमत होंगे। पेरिस्कोप, हिंदी में भी इसको पेरिस्कोप बोला जाता है। पेरिस्कोप, ओके। थर्ड नंबर में इसका जो उपयोग होता है वो होता है कैलिआइडोस्कोप। कैलिआइडोस्कोप, ओके, कैलिआइडोस्कोप, ओके। अब देखिए, बाथरूम का मतलब तो आप जानते होंगे, आप पेरिस्कोप का मतलब नहीं जानते होंगे, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान पूर्वक से। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है, दीवार है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे कोई वस्तु है यहाँ पे आतंकवादी वगैरह कुछ कुछ है, इसको आपको देखना है। तो पेरिस्कोप का उदाहरण हम समझा रहे हैं, इसको आपको देखना है। आप यहाँ पे खड़े हैं, बीच में दीवार है, तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे इस टाइप से एक ऐनक लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वस्तु कब दिखेगा? जब उस वस्तु पर लाइट पड़ के हमारी आंखों तक आती है तो वस्तु दिखेगा। सबसे पहले देखिए, ये वस्तु है, यहाँ से इस मिरर में दिखेगा, इस मिरर से एक्सेप्ट करेगा ये मिरर, क्योंकि उसी एंगल पे ये सेट किया जाता है। और फिर ये जो हमारी आँख है,
यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो यहाँ का जो वस्तु है इधर साइड हमें दिखेगा। तो इस टाइप का जो भी सेटलमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। और ये जो है कैलिआइडोस्कोप, ये होता है बच्चों की खेलने की चीज़। जो भी बच्चों की खेलने की चीज़ बना हुआ रहता है वो रहता है कैलिआइडोस्कोप। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बस इसमें इतना ही। अब देखिए अगला जो है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। ओके, अब देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये होता है क्या। तो सबसे पहले इसको यम से डिनोट किया जाता है मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन को यम से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल h I बटा स्मॉल h O। अब स्मॉल h I क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर स्मॉल h I का मतलब होता है, गेस कीजिए, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी भी लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी नहीं लिखेंगे तो हिंदी वाले स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओके, चलिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है HI अपॉन H0। M से इसको सूचित किया जाता है, ठीक है। जब भी आपको आवर्धन क्षमता निकालना हो HI अपॉन H0 कर देना है, ठीक है। अब देखिए
जब आप निकाल रहे हो आवर्धन मैग्निफिकेशन, तो बात के मतलब आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 4 आया, बात के मतलब 4 आया। तो इससे क्या सूचित होगा? इससे सूचित होगा कि 4 गुना इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। 4 टाइम प्रतिबिंब बनेगा। एम का मतलब होता है इमेज कितना गुना बढ़ेगा, आवर्धन क्षमता उसी को हम लोग कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर m इक्वल टू पॉजिटिव आया है, प्लस आया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब, जो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा वो सीधा होगा, सीधा होगा। अगर माइनस आ रहा है, ये पॉजिटिव था, अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है इमेज क्या बनेगा? उल्टा, उल्टा। ये याद रखिएगा, सीधा और उल्टा। सीधा बनता है पॉजिटिव में, उल्टा बनता है निगेटिव में। ओके, और देखिए आवर्धन, अगर देखिए आवर्धन इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों आपस में बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा? जैसे हम 4/4 लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों कट के तो 1 ही के बराबर आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसका मतलब वही है, प्लस आएगा तो आप कहिएगा सीधा होगा, माइनस आएगा तो कहिएगा उल्टा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए होंगे। अगला जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको हर हालत में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो आइए उस टॉपिक का चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मीन्स श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ओके, अब देखिए व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, आप देख रहे होंगे कि जैसे सूरज का रोशनी है, सफ़ेद है, देखने में तो हमें सफ़ेद लगता है। तो सफ़ेद लाइट में 7 रंग का मिक्सिंग होता है, आप सब लोग जानते होंगे। ये हम पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक की तरह थोड़ा बहुत जान लें, सारा का सारा चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ध्यान रखें, हड़बड़ाएं नहीं, सारा चीज़ हम बताते हुए चलेंगे। जितना हम अभी बता रहे हैं उतना ही आपको जानना है। ठीक है, वक्त आते के साथ हम बताते चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले हम हेडिंग दिए हैं व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। अब देखिए ये जो व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश है, इसका मतलब अभी पूरा डिटेल से नहीं जानना है, उसको हम अलग टॉपिक की तरह ही उसको अच्छा से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ें। जैसे देखिए व्हाइट लाइट, कोई भी वस्तु जिस रंग में दिखती है
उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए, आपको ये किस कलर का दिख रहा है? रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। इस पे हम वाइट लाइट इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वाइट दिख रहा है सभी जगह, वाइट लाइट है ना, देख रहे वाइट लाइट है, उंगली पे भी दिख रहा है वाइट लाइट है। वाइट लाइट में हम देख रहे हैं इस कलम को, तो ये हमको रेड दिख रहा है। रेड क्यों दिख रहा है, क्यों, पहले दिख क्यों रहा है, वो चीज़ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, लेकिन दिख क्यों रहा है? क्योंकि जो लाइट पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तभी ये वस्तु हमें दिख रही है। हम इस टाइप से कर देंगे तो आपको दिखे, ये नहीं दिख रहा है इस टाइप से, क्योंकि क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर जो भी लाइट पड़ रहा है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, तभी हमको नहीं दिख रहा है। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, ये रेड क्यों दिख रहा है? अब तो हम वाइट लाइट में देख रहे हैं, वाइट लाइट में देख रहे हैं तो उसमें तो 7 रंगों का मिक्सिंग है। 7 रंग में से एक रंग हमें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये रेड ही सिर्फ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है रेड? जैसे कि सातों लाइट यहाँ पे आया, ये रेड है, तो रेड क्यों दिख रहा है? जैसे उसमें सातों कलर है तो उसमें रेड भी है, तो रेड उसमें है, और जितने भी सारे कलर 6 कलर हैं सबको ये अवशोषित कर लेगा, सबको ये अवशोषित कर लेगा, और सिर्फ रेड लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक वो चीज़ पहुंचेगा। ओके, तभी हमको ये रेड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस भी कलर का, उसी कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज से जान लेते हैं। अभी ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं जानना है, जितना चीज़ हम बताएं उतना ही सिर्फ जानना है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखती है, जिस रंग की दिखती है, उसी कलर को, उसी कलर को, उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करती है। अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट appears, any object appears of the same color, same color, same color, which is reflected by it। ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अभी अभी बताए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में तो आपको कलम का भी हम बताए हैं, लेकिन फिर से आप एग्जाम्पल की तरफ देख लें। जैसे कि रेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में OBJ लिख सकते हैं, इज ड्यू टू इट
रिफ्लेक्ट्स रेड कलर। रेड कलर हिंदी में कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु वस्तु रेड कलर की दिखाई इसलिए पड़ती है क्योंकि वह केवल लाल रंग को ही लाल रंग को ही परावर्तित करती है। ये भी चीज हम आपको समझा चुके हैं। ओके, अगर दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी आपको लिख देते हैं। देखिए, व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट या ब्लैक इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रहे, इसमें कोई कलर नहीं होता है। अब देखिए, इसका उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। कोई कलर मीन्स क्या? कोई कलर नहीं पहुंचता हो, ब्लैक कलर दिखेगा। अब देखिए, जैसे कि पेन से समझिए, पेन ही से, जैसे कि अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये रेड कलर का है। अब इस पे सिंगल कलर कोई डालते हैं, जैसे व्हाइट कलर डाल रहे हैं तो उसमें तो क्या था, 7 कलर का मिक्सिंग था, ठीक है। ये रेड कलर का है, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर इस पे प्रोवाइड करेंगे, इस पे डालेंगे तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक रेड ही कलर सिर्फ जाएगा। अगर रेड के अलावे इस पे 6 कलर और बचा है, उसमें से कोई भी कलर इस पे प्रोवाइड करेंगे तो ये हमको ब्लैक कलर दिखेगा। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, जैसे इस पे ब्लू, ग्रीन, येलो, जितने भी रेड छोड़कर 6 कलर है, जितने भी इस पे प्रोवाइड करेंगे, ये जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये हमें दिखेगा ब्लैक कलर का। जिस भी वस्तु का रंग जैसा हो वैसा कलर हम उस पे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इसी का उदाहरण आप लिख लीजिए। इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा टॉपिक अभी चल रहा है, ध्यान से आप देखते जाइए। अब देखिए,
इसमें ब्लैक कलर, जो भी ब्लैक कलर हमें दिख रहा है वो क्यों दिखता है वो भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए, याद रहेगा, क्योंकि बोलने से हम अभी बोलेंगे उसके बाद आप भूल जाइएगा, ठीक है। कोई कलर नहीं पहुंचता है, कोई कलर नहीं पहुंचने पर कोई कलर नहीं पहुंचने पर कैसा दिखाई देगा, तो ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक दिखाई देगा। ओके, मीन्स क्या, ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it absorbs all color या कलर्स लिख सकते हैं। देखिए, कोई कलर नहीं पहुंचने पर ब्लैक दिखाई देगा, सही बात है। रात के समय में ये उदाहरण आप दे सकते हैं। अगर कोई बॉडी है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, सभी कलर को ये अवशोषित कर रहा है, सातों कलर को ये अवशोषित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये ब्लैक हमें दिखेगा। देखिए, जैसे ये ब्लैक है, जैसे ये ब्लैक पेन है, तो ये ब्लैक क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि ये जो है पेन सारा कलर को ये अवशोषित कर रहा है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण हमारी आंखों पर जो लाइट पड़ रही है वो ब्लैक टाइप का पड़ रहा है, इसलिए ब्लैक ये दिख रहा है। ओके, चलिए अगला है। अब देखिए, जो भी टॉपिक अभी चल रहा है इसको ध्यानपूर्वक से आप पढ़ेंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दो बार पढ़ेंगे, दो बार समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा तिबारा आप देखें, आपके पास तो वीडियो सेव रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में चलते जा रहा है एक ही बार पढ़ें, नहीं। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, जरूर आपको कम समझ में आ रहा होगा। रिवीजन के तौर पे फिर से स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। उसी टाइप से आप करते जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। ओके, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, इसी में ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ये आपका कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, ये कैसा है, ये रेड कलर का है। यहाँ पे कोई जो आदमी है वो रेड कलर का पूरा एकदम रंग से वो पोता हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब देखिएगा, जैसे कि ये रेड कलर का है, कैसा है ये है रेड। ओके, अब इस पर ब्लैक कलर का लाइट इस पे प्रोवाइड करेंगे। रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम ब्लैक कलर का
लाइट इस पे प्रोवाइड करेंगे तो कैसा दिखेगा। या सबसे पहला चीज, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का था, इस पे आप ग्रीन कलर का लाइट प्रोवाइड कीजिएगा तो ये कैसा सीन होगा, ग्रीन का लाइट दे रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर आएगा, ब्लैक कलर का ये दिखेगा। जैसे आप करके देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर का क्या मतलब बताएं। ब्लैक कलर का मतलब बताएं कि सारा जो है कलर को अवशोषित कर लिया है, तो क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, उसी टाइप से हम इसमें बताए हैं, अगर जिस भी कलर का ऑब्जेक्ट है उस कलर को ना देते हुए दूसरा कलर हम देंगे तो हमको सीन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर होगा। ओके, ध्यान रहे। यही चलते ये एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ध्यान रहे, क्योंकि ध्यान से कभी कभी उठ जाता है। अब देखिए, एक पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट को सीधे आपके पास हम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट को क्या हम लिख रहे हैं उसको आप देखिए। जैसे देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए यहाँ से लिख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज minimum in green light, and rate of photosynthesis is minimum in green light and maximum in red plus blue light। ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम ग्रीन लाइट में होता है और मैक्सिमम होता है रेड प्लस ब्लू लाइट में। ओके, अब हिंदी में जान लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस ये होता है पेड़ पौधे में, आप जान रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है। अब देखिए, हिंदी वाले स्टूडेंट पहले लिख लें, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे। प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग की प्रकाश में न्यूनतम जबकि श्वेत प्रकाश लाल प्लस नीले रंग में प्रकाश अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग की प्रकाश में न्यूनतम जबकि श्वेत प्रकाश को रेड ब्लू या लाल नीला भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश रंग में प्रकाश अधिकतम होती है। तो बच्चों, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट में एंड मैक्सिमम इन रेड प्लस ब्लू मीन्स वाइट लाइट में। ओके, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप जहन में बैठा लें, क्योंकि कभी कभी इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो आइए अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? हम तो पढ़े थे रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आप जान लीजिए कि सबसे पहले तो आपको जो हम सबसे पहले पढ़े थे वहीं जाना पड़ेगा। कोई लाइट आ रहा है, वो दर्पण से क्या होता था? रिफ्लेक्ट होता था। यहाँ पे वर्ड है रिफ्रैक्शन। ओके, ये इंसिडेंट रे होता था, इंसिडेंट रे। ये होता था रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे है रिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर है, लेकिन इसमें क्या होता था कि उसी एंगल से चला जाता, लेकिन इसमें एंगल नहीं और इसमें एक ही माध्यम होता था। इसमें रिफ्रैक्शन में एक माध्यम में नहीं होगा, दो माध्यम में होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा हम पॉइंट लिख देते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपना माध्यम बदलता है। अपना माध्यम बदलता है। ओके,
अपना माध्यम बदलता है। अब देखिए, इसमें रेयर और डेंसर मीडियम एक रहेगा, उसी से आपको पता लगेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा है, किस तरह से है। इसका सबसे पहले डिफिनीशन के तौर पे हम जान लेते हैं क्या होता है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, when light enters one medium to another medium। ओके, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इतना ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट याद रखेंगे। ओके, तो अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ध्यान पूर्वक से जो भी डायग्राम बना रहे हैं उसको देखना है आपको। देखिए, दो डायग्राम हम बनाएंगे। चलिए, थोड़ा सा नहीं दिखेगा, अच्छा सब दिखेगा आपको। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे इंग्लिश तो यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, अभिलंब है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब होता है। और देखिए, कोई भी रे इंसिडेंट कर रहा है, मतलब इंसिडेंट रे ये है, यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब ये रे कौन सा है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पे पड़ रहा है, ये नॉर्मल है। अब जैसे देखिए, ये नॉर्मल है, ये आपका एक तरह से समझ लीजिए ये डिवाइडर है। मतलब कि ऊपर हम लोग यहाँ पे एयर ले रहे हैं, एयर है, नीचे हम लोग वाटर ले रहे हैं, वाटर। अब देखिए, एयर और वाटर में किसमें जो लाइट है उसको ज़्यादा दिक्कत होगा चलने में, तो वाटर में ज़्यादा दिक्कत होगा चलने में, एयर में फ्रीली मूव करेगा। तो जिसमें ज़्यादा दिक्कत होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, इसका हिंदी क्या होता है, सघन माध्यम।
ओके। अब एयर है, एयर में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। ओके, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या क्या होता है ये आप जान चुके हैं। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है ये हम लोग एयर में यहाँ ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही ये वाटर में इंटर करेगा, इसको चलने में थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही कठिनाई का सामना पड़ेगा, नॉर्मल मीन्स अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ये मुड़ गया अभिलंब की तरफ। तो इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा आई होगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका आर हो जाएगा। अब देखिए, उसी टाइप से इसमें देखिए यहां पे इंसिडेंट रे यहां पे आया। ठीक है, उसी टाइप से। अब देखिए, इसमें जो मीडियम था, ऊपर एयर था नीचे वाटर था। अब देखिए मीडियम को चेंज कर रहे हैं, ऊपर हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, नीचे हम ले लेते हैं एयर। अब डेंसर और रेयरर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेयरर मीडियम मीन्स क्या, विरल। और ए आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, वाटर वाला। डेंसर हो जाएगा मीन्स सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए, वाटर में ट्रैवलिंग करते हुए इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल है हमारा। जैसे ही ये वाटर टू एयर में इंटर करेगा, वैसे ही नॉर्मल से दूर जाते हुए प्रतीत होगा। ओके, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए, इसका जो है एंगल हो जाएगा आई और इसका एंगल हो जाएगा जो हो जाएगा आर। अब देखिए, जैसे ही वाटर में से एयर में गया, तो एयर में तो फ्रीली मूव करेगा, तो एयर में नॉर्मल से दूर जाते हुए प्रतीत होगा। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे है वो इस टाइप से होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इसमें रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे का मतलब है आपतित किरण, यहां लिख देते हैं। देखिए, आपतित किरण इसका मतलब है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मीन्स अपवर्तित किरण, मीन्स यहां पे हिंदी लिख देते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो भी हम डायग्राम बनाए हैं दोनों मीडियम से बनाकर दिखा दिए हैं आपको, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ओके, अब देखिए, एंगल जो है, अब ये दोनों में आप देख रहे होंगे कि कौन कौन सा चीज बदल रहा है, कौन कौन सा चीज नहीं बदल रहा है। चीज मतलब कौन कौन सा तरह का जो भी इसमें यूज हुआ है टर्म, वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एंगल बदलती है। यहाँ पे पॉइंट हम लिखते हैं। हम क्वेश्चन आपसे करते हैं
कि कौन कौन सा वर्ड इसमें बराबर है, कौन कौन सा बराबर है मीन्स इक्वल, कौन कौन बराबर है। अब देखिए कौन कौन बराबर है। सबसे पहला हम एंगल का लेते हैं। एंगल क्या बराबर है? एंगल मीन्स कोण बराबर नहीं है, मीन्स कोण बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसमें देख रहे होंगे फर्स्ट वाला में, इधर साइड देखिए, हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे होंगे फर्स्ट फिगर में कि आई जो है वो ग्रेटर है आर से। सेकेंड में देख रहे होंगे कि जो आई है आई से बड़ा आर है, तो ये एंगल कहाँ बराबर हुआ? एंगल बराबर नहीं हुआ। अब देखिए स्पीड, दूसरा नंबर में हम लोग स्पीड ले रहे हैं, तब देखिए स्पीड भी बराबर नहीं है, स्पीड भी बराबर नहीं है। फर्स्ट में जो है स्पीड क्या है? कम है। सेकेंड में क्या है? स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि एयर में इंटर कर रहा है सेकेंड में, और फर्स्ट में है कि जो कि वाटर में इंटर कर रहा है। ओके, अब देखिए कलर का तो इसमें कोई चर्चा नहीं है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है, मतलब इसमें एक चीज है जो कि नहीं बदलता है। कौन सा चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, मतलब आवृत्ति ये बराबर है, दोनों में आवृत्ति बराबर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन कौन बराबर है दोनों डायग्राम में आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, स्पीड एंगल तो बराबर नहीं है। ओके, अब देखिए जो भी चीज अभी हम पढ़े हैं उसके बारे में आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन आपको क्लियर कट पता नहीं चला होगा। क्यों नहीं पता चला होगा? क्योंकि कहीं कहीं पे आपको डेंसर रेयरर समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, इस पे और सारी बात हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही दिन में इस टॉपिक को पढ़ा देने से झोल बझोल हो जाएगा, मतलब खिचड़ी टाइप का हो जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इससे अगला पार्ट पढ़ेंगे। आप ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके आइएगा। रिवीजन करके आना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें ऑनलाइन, रिवीजन करके आना है। एक बार समझ में नहीं आए, दो बार पढ़ें, दो बार समझ में नहीं आए फिर वीडियो देखें। वीडियो आपके पास पड़ा हुआ रहेगा, आप 1000 बार 2000 बार जितना मन करे उतना बार देख सकते हैं। कहने का मतलब 1000 होता है, लेकिन 1000 बार नहीं देखना है। 2-3 बार 5 बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार में सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। जो भी लोग कभी साइंस नहीं पढ़े हैं उनको 3 बार तक में समझ में आ जाएगा। अब जो लोग पहली बार आपतित किरण जान रहे हैं,
परावर्तित किरण जा रहे हैं उनको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप धैर्य न खोएं, तैयारी में जुटे रहें। इतना ही मेरे तरफ से कामना है। जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।